नमस्कार, मैं भीष्म यादव, व्याख्याता भौतिक शास्त्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोनी। आप सभी का आज के फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के तीन मूल गुण होते हैं। देयर आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, and second one is quantization of charge and third one is additivity of charge। तो पहला हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स आवेशों का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो आइए अब हम देखते हैं कि विद्युत आवेश की इस गुण के कारण क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं विद्युत आवेश के इस गुण के कारण किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। पृथक्कृत निकाय मीन्स उस निकाय को हम पृथक्कृत निकाय कहते हैं जिसकी परिसीमा से न तो आवेश बाहर जा सकता है और न ही बाहर से आवेश उसमें प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार के निकाय को हम पृथक्कृत निकाय कहते हैं। सरल शब्दों में इस गुण को अगर समझें तो हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है, एक समान रहता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है। इस तरीके से ओवरऑल हम देखें तो बोल सकते हैं किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, शून्य रहता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हमने प्रयोगों में भी देखा, एक्सपेरिमेंट में भी हमने समझा। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट एक किए थे, आप लोगों को याद होगा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। जब हम इसको जांच करते हैं तो पता चलता है हमको कि कांच की छड़ में धनावेश की मात्रा रेशम की कपड़े में ऋणावेश की मात्रा के ठीक बराबर होती है। इसका मतलब ये कि किसी निकाय में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग शून्य होता है, जो वास्तव में रगड़ने के पूर्व था। इस तरीके से आवेश संरक्षण में हमने यही समझा कि किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। आइए हम विद्युत आवेश के दूसरे गुण आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर डिस्कस करते हैं। वैसे तो क्वांटीकरण मीन्स आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वो क्वांटा के रूप में होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आइए कुछ इसको हम डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रकृति में किसी वस्तु पर कम से कम मात्रा में आवेश पाया जाता है और वह आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की जो आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। और हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश की मात्रा प्रोटॉन पर धनावेश की मात्रा के बराबर होता है। इसीलिए यदि इलेक्ट्रॉन को हम -e से प्रदर्शित करते हैं तो प्रोटॉन को हम +e से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश या आवेश की मूल इकाई कहते हैं। तो आवेश की मूल इकाई एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो आवेश होता है वही आवेश की मूल इकाई कहलाता है। तो कई बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि आवेश की मूल इकाई किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे हम आवेश की मूल इकाई के नाम से जानते हैं। आइए हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई के पूर्ण गुणज होते हैं। क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला कि आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे मूल इकाई हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम और तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई E के पूर्ण गुणज होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इस प्रकार यदि मान लो किसी पदार्थ में आवेश का परिमाण अगर Q हो तो इसका फॉर्मूला बनता है Q बराबर NE, जहाँ N जो होता है एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अर्थात हम n इक्वल टू पुट कर सकते हैं +-1, +-2, +-3 ... इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण सतत रूप से ना होकर मूल आवेश E के पूर्ण गुणज में ही होता है।
इस तथ्य को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश की इस गुण के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसके मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। स्पष्ट है कि पदार्थ में या तो ±1e, ±2e, ±3e, ±4e आवेश हो सकते हैं, न कि 0.5, न कि 1.5e, न कि ±2.5e आवेश नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसलिए किसी भी पदार्थ में आवेश जो होते हैं वो E के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। आइए अब हम इसके बाद समझते हैं आवेश के क्वांटीकरण का कारण। ये क्वांटीकरण का मेन कारण क्या होता है, मुख्य कारण क्या होता है। वैसे तो आप सभी जानते हो कि किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है, अर्थात किसी पदार्थ के आवेशित होने में इलेक्ट्रॉन की ही भूमिका होती है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्या में ही होता है, क्योंकि आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्या में ही होता है। इसलिए किसी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश E के पूर्ण गुणज में ही पाया जाता है। इस तरीके से ये रहा विद्युत आवेश के दूसरे प्रॉपर्टीज़, आवेशों का क्वांटीकरण। आइए हम इससे संबंधित एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आपको बताना है कि आवेश की मात्रा कितनी है एवं किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश कि ऋण आवेश। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 100, तो n = हम लिखेंगे 100। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है E = होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और हम फॉर्मूला से जानते हैं Q = होता है Ne। तो Q = Ne, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 100। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ n बाई 100 इंटू E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम E के रिप्लेस में रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फाइनली जो रिज़ल्ट आता है 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आवेश की कुल मात्रा उसमें जो होगा वो 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम होगा। चूँकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो किस प्रकार का पदार्थ होगा, अतः उसमें कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, 1-2 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है इस टाइप के न्यूमेरिकल, इसलिए इस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। आइए हम सेकेंड न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। एक नया न्यूमेरिकल हमारे पास है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश हो सकता है? आइए हम इसे चेक करके देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 6.0 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है कि नहीं। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस। तो हम जानते हैं सूत्र Q = Ne, जहाँ n जो होता है धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और E जो होता है आवेश का परिमाण होता है। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ से हमको चूँकि निकालना है हमको आवेश की संख्या, इसलिए हम n को एज इट इज रखते हैं, E को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाता है n = Q/E। Q/E, तो Q का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम, एंड E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 37.5 विच इज़ नॉट इंटीजर, जो कि पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ में इस मान का आवेश संभव
नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी पदार्थ में आवेश जो होता है वो E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्योंकि यहाँ पर 37.5 आया है विच इज़ नॉट इंटीजर एंड दैट्स वाई दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल। आइए हम तीसरे न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड, बी केयरफुली। हम देखते हैं इसमें दिया है कितने इलेक्ट्रॉनों से एक कूलम आवेश निर्मित होगा। कितने इलेक्ट्रॉनों से एक कूलम आवेश निर्मित होगा, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए हम निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। तो भाई दिया है आवेश की मात्रा, तो Q इज इक्वल्स टू हम रखेंगे 1 कूलम। फिर E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए हम सूत्र लगाते हैं Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू NE, चूँकि हमको N फाइंड आउट करना है इसलिए N को एज इट इज़ रखते हैं, E को ट्रांसपोज करेंगे। E को ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है N इज इक्वल्स टू Q अपॉन E इज इक्वल्स टू Q का वैल्यू है 1 और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 100/16 इंटू 10⁻18। तो इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए आप इसको बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज फिजिक्स इज़ नथिंग बट प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फिजिक्स आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए और इसमें बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, देन यू विल बी परफेक्ट इन फिजिक्स। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हाट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता विद्युत आवेश के इस गुण के कारण किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यदि किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में अलग अलग भागों में Q1, Q2, Q3 डैश 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 आवेश हो तो इसका कुल आवेश जो होगा Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। दिस इज़ द थर्ड बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरीके से हमने विद्युत आवेश के 3 गुण पढ़े। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, अभी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। आइए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कूलॉम का नियम। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम कब आया और क्यों आया, आइए हम थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। सन 1785 में एक फ्रांसीसी फिजिसिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम। उन्होंने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया और उस नियम का नाम रखा कूलॉम का नियम। अपने ही नाम से उस नियम का नाम रख दिया कूलॉम का नियम। इस नियम को कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। यह नियम इस नियम के लागू होने के लिए कुछ शर्त है। उसमें से बताया गया कि ये नियम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, अर्थात बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट चार्ज। तो बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनकी बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है। जिनका आकार उसके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, उस प्रकार के आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। मान लो किसी आवेश
का अगर मैं साइज़ की बात करूं तो मान लो वो 2 सेंटीमीटर है और दो आवेशों के बीच की दूरी अगर मान लो 25 सेंटीमीटर है, तो हम देखते हैं कि उसकी दूरी की तुलना में आवेश का आकार बहुत कम है, इसलिए उस आवेश को हम बिंदु आवेश कहेंगे। तो कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है बिंदु आवेश से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। आइए हम कूलाम के नियम पर डिस्कस करते हैं। नियम मतलब होता है लॉ मतलब नियम जिसे हम और आप चेंज नहीं कर सकते, जिसे काफ़ी एक्सपेरिमेंट, काफ़ी प्रयोग और काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसे हम एक नियम का नाम देते हैं, जिसे हम और आप चेंज नहीं कर सकते। तो आइए इस नियम में कूलाम साहब ने क्या बोला उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इस नियम में बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इस तरीके से कूलाम साहब ने अपने नियम में बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक चीज़ और बताया कि यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। आइए इस नियम के हिसाब से हम कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं और बल का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके सामने डायग्राम में Q1 और Q2 आवेश, Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। मान लो इसके बीच लगने वाला बल क्या है, F है। तब कूलाम के नियमानुसार हम बोल सकते हैं कि लगने वाला बल F जो होगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। एंड दूसरा स्टेटमेंट में उसने बोला कि बल जो होता है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए हम देखते हैं F इस दूरी कितना है R, इसलिए हम लिखेंगे F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो हम पाते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है वहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अनुपातिक नियतांक का गुना होता है। यहाँ पर K अनुपातिक नियतांक का गुना हो गया और इस तरीके से हमको मिलता है F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ K जो होता है अनुपातिक नियतांक कहलाते हैं और जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति कहने का मतलब है कि दोनों आवेशों के बीच में क्या वायु है, कि हवा है, कि पानी है, दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा चीज़ मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धति मतलब क्या आप उसको एसआई पद्धति में कैलकुलेट कर रहे हो कि सीजीएस पद्धति में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं एसआई पद्धति में क्या होता है। तो एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु हो अर्थात निर्वात या वायु हो तो K का वैल्यू जो रखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे जाके स्टडी भी करेंगे कि विद्युतशीलता क्या होता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल समझिएगा एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और विद्युतशीलता माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की चालन की माप करता है। चालन की माप करता है मीन्स कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उन दोनों के बीच से होकर गुजर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन हम परमिटिविटी से करते हैं अर्थात विद्युतशीलता से करते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम K का मान रखते हैं तो हमको F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिलता है। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू जब हम रखते हैं तो हमको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12।
इस तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 8.9875 इंटू 10⁻9। फिर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग हमको अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिखते हैं तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पुट करते हैं। और इस तरीके से समीकरण 2 में जब हम मान रखते हैं तो F का वैल्यू जो हमको मिलता है वो 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिलता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। मान लो यदि दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तो उस स्थिति में हम K का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पर एप्सिलॉन जो होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। वहाँ पर हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट, जब वायु या निर्वात होता है तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, लेकिन जब कोई माध्यम अगर आ जाए तो वहाँ पर हम K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखते हैं, नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन जो होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। आइए इसको हम समीकरण 1 में जब रखते हैं तो हमको F इज इक्वल टू मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किंतु कैलकुलेशन करने पर हमें पता भी चलता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, जहाँ K को माध्यम का पैरावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम एप्सिलॉन के रिप्लेस में हम एप्सिलॉन नॉट K को रख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू हमको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमने देखा एसआई पद्धति में। सेम चीज़ देखेंगे हम किस में, CGS सिस्टम में। तो नाउ वी विल डिस्कस इन CGS सिस्टम। यदि पहला केस देखेंगे, यदि दो आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो CGS पद्धति में K का वैल्यू हम रखते हैं 1। कब? जब दो आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो। तो इस कंडीशन में जब हम समीकरण 1 में K का मान 1 रखते हैं तो हमको F इज इक्वल टू मिलता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अगर मान लो दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई माध्यम हो, K पैरावैद्युतांक का माध्यम हो, तो उस कंडीशन में स्मॉल k इज इक्वल टू रखते हैं 1 अपॉन कैपिटल K। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है कूलॉम के नियम का फाइनल रिजल्ट CGS सिस्टम और SI सिस्टम में। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक एकांक आवेश यूनिट चार्ज पर डिस्कस करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है। तो क्वेश्चन के मार्किंग के हिसाब से आप इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि यूनिट चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ यूनिट चार्ज। एकांक आवेश से आप क्या समझते हो या एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कूलॉम के नियम से जो हमको F का वैल्यू मिला था उसको रखते हैं। F इज इक्वल टू मिला था 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। इस सूत्र में इस सूत्र में F का वैल्यू यदि 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन हो जाए और Q1 और Q2 दोनों क्या हो, इक्वल हो, अर्थात मान लो वो Q के बराबर हो और दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में जब हम इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं F का वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9, फिर उसके बाद है 9 इंटू 10⁻9, फिर Q1 का वैल्यू Q है और Q2 का वैल्यू भी Q है। मतलब बोथ द चार्जेस आर सेम मैग्नीट्यूड, दोनों आवेश जो है समान परिमाण के हैं। ठीक है, फिर अपॉन R स्क्वायर मतलब R का वैल्यू कितना है 1, तो हम R की जगह में रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। इस तरीके से 9 इंटू 10⁻9 से 9 इंटू 10⁻9 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, साइड क्वांटिटी आर सेम बट द साइड आर अपोजिट एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी कैंसल आउट। हियर Q इंटू Q मीन्स Q स्क्वायर और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ से Q इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमारे पास +-1। तो इस तरीके से हमको आवेश का परिमाण मिला, एकांक यूनिट मिला। तब हम परिभाषा कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश
एकांक आवेश कहलाता है, या दूसरे शब्दों में हम एक कूलाम आवेश भी कह सकते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं या एकांक आवेश से आप क्या समझते हैं। तो आपको यही बताना पड़ेगा, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आवेश की इस मात्रा को कूलाम कहते हैं और इसका संकेत कैपिटल C होता है। इसी तरीके से हम और भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर एक कूलाम आवेश को भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। कूलाम की बात करें तो कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए व्यवहार में छोटे मात्रक जैसे कि मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको आज के क्लास में अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।